जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे ईबीएस और ईबीएस का ये हमारा भाग नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 भागों में पढ़ चुका है कि पहले में पढ़ा है रेड डाटा बुक के तहत जानवरों के बारे में, दूसरे वीडियो में पढ़ा मैंने रेड डाटा बुक के तहत पक्षियों के बारे में, और तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है कहाँ पे है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसी के बारे में कि अगला हमारा ईबीएस में क्या टॉपिक है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं क्या है। अगला नेक्स्ट है हमारा कृषि। कृषि के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कृषि और पौधों, यानी कृषि का मतलब खेती बाड़ी के संबंधित कहाँ पे कौन सी खेती की जाती है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा पौधा कहाँ पे पाया जाता है, और कौन से पौधों को पढ़ना जो परीक्षा में हमारे लिए उपयोगी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो समय को ना लॉस करते हुए हम शुरू करते हैं आगे का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमारा ये आ गया है नेफेंथिस। नेफेंथिस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो नेफेंथिस एक जो है नेफेंथिस, ये देखो एक नेफेंथिस नाम का एक पौधा है जो कि एक घड़े के आकार का होता है और उस पर एक पत्ते रुमा ढक्कन लगा रहता है। इससे क्या होता है इसको देखते हैं। ये ढक्कन टाइप का लगा है पत्ता और ये पूरा पौधा है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या खास बात है। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में के मेघालय में पाया जाता है। यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार कर लेता है। यानी कि इस घड़े के आकार में जो है पौधे इस घड़े के आकार रूम में बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आकर के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाता है और जिसके कारण से इन कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं क्या इसके बारे में। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जैसा कि दिख रहा है फोटो में, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से खुशबू निकलती है, यानी कि ये एक पौधा है जिसमें खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और जाकर के मर जाते हैं। तो नेपेंथिस पौधे को घटपाणी पौधा भी के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया है ये पॉइंट कि वह कौन सा पौधा है जो घटपाणी के नाम से पौधा मतलब कि जाना जाता है। तो नेपेंथिस पौधा है। या नेपेंथिस पौधे को और किस नाम से जानते हैं, तो घटपाणी पौधे के नाम से जानते हैं। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है बरगद। बरगद के बारे में पढ़ते हैं। तो बरगद जो हमारा एक राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, इसके बारे में पढ़ते हैं। बरगद जो है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। यानी कि देखो तमाम जड़ें इसकी ऐसे से लटकी हैं वृक्ष से। इसके बारे में क्या है, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यानी कि जो ये लटकती हुई इसकी जड़ें रहती हैं ये ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं, इससे क्या होता है कि पेड़ को एक सहारा मिलता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देते हैं। यानी कि जो हमने बताया कि उसको एक लंबे समय तक रहने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, और आगे क्या है पढ़ते हैं। अगला हमारा वृक्ष है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में पढ़ते हैं।
रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। मतलब इस पेड़ में जो है रेगिस्तानी ओक में, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है इसलिए इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, यानी कि जितना बड़ा पेड़ नहीं होता उससे कई गुना ज़्यादा फीट इसकी जड़ें होती हैं, जो जब तक पानी तक न पहुंच जाएं, यह जो है यह पानी के तने में जमा होता है। यानी कि कहते हैं कि ये जड़ें इतना नीचे तक जाती हैं कि जहाँ तक पानी का स्रोत ना हो, पानी की स्रोत तक ये जड़ें जाती हैं। और इसके बारे में जानते हैं, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर जो है पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी कि इसका पानी उस जड़ के सहारे कहाँ तक, ऊपर तक आ जाता है, जिससे पानी निकाल कर यूज भी किया जा सकता है। इतना खास पेड़ है। और आगे देखते हैं जंगल के बारे में। जंगल के बारे में क्या है? जंगल जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहें वह उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यानी कि अगर जंगल में कोई निवास कर रहा है लगातार कितने वर्ष, 25 साल, और ये नियम बनाया गया 2007 में जंगल अधिकार कानून, कि इसके तहत जो जंगल में निवास करने वाले लोग हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जंगल में जो चाहें वो उगा सकते हैं और इनको कोई हटा नहीं सकता है। जंगल संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है, यानी कि जंगलों की सुरक्षा जो है वहाँ के लोग रहते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, ये था जंगल के बारे में। और क्या है? खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगल की जो देख रहे हो आजकल तमाम बांधों का निर्माण और खुदाई करवा दिए जाते हैं, पेड़ों को कटाई कर दे रहे हैं। इसके वजह से वनों का मतलब कि संरक्षण में कमी हो रही है। इस पे बात कही गई है। तो आगे चलते हैं, हम कृषि पे पढ़ते हैं। यानी कि ये तो पेड़ों के बारे में था, अब चलते हैं पढ़ते हैं कृषि के बारे में। कृषि की क्या क्या बातें हैं? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक किस पे निर्भर है? तो कृषि पे निर्भर है। यानी कि भारत की 50% आबादी अगर कहा जाए तो कृषि पर ही निर्भर है। और आगे देखते हैं क्या बात है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि यानी कि एरेबल लैंड कहलाती है। और एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। यानी कि अगर लगातार एक ही फसल उगाओगे एक ही स्थान पे यानी कि ज़मीन में, तो धीरे धीरे उसकी उर्वरक शक्ति जो है कम हो जाती है, जिससे कि ज़मीन बंजर हो जाती है। और क्या खास बात है? कृषि जो है एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। यानी कि कृषि का अंतर्गत ही खेती करना आता है।
और इसके बारे में क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादक से संबंधित है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन यह कृषि की आय में पूरक हो जाता है, यानी कि कुछ लोग इसका भी उपयोग करते हैं, यानी कि सेरीकल्चर यानी कि रेशम का उत्पादक करते हैं। और क्या है, पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन किया जाता है, और इसी पिसीकल्चर को मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर ये क्या है, द्रक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, यानी कि द्रक्षा कृषि जो है ये विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि विटीकल्चर को क्या कहते हैं, यह किस प्रकार की खेती से संबंधित है। तो ये द्रक्षा कृषि है और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों का उगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये था कि कैसे कैसे विभिन्न प्रकार की कृषि और उनकी किस नाम से जाने जाते हैं उसकी बात थी। अब बीजों के बारे में पढ़ते हैं। बीज बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे, और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती, यानी कि नीम की पत्ती को उसमें डाल देते थे या लेपिंग कर देते थे जिससे कि उसको कीड़े ना खाएं। ठीक है, और लंबे समय तक बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता था। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए पानी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, यानी कि जैसे बीज गिरा और बारिश हुई तो उस पानी के बहाव की वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और इसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से संबंधित है। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं, यानी कि ये सब हमारे बीज हैं। और नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है, यानी कि ये ऐसे हमारे सब्जी और फल हैं जिसके बीच में बीज होते हैं, यानी कि बीच में बीज होने वाले ये हमारे फल और सब्जियां थी। और देखते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी से भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने की सक्षम है, यानी कि उसमें उसको एक प्रकार से ऊष्मा भी मिलती है, उनके जितनी ज़रूरत है उससे अच्छे और अच्छे बीज अंकुरित होने में मदद होती है। तो ये थे, और आगे क्या है, यह बीजों को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है कि एक बीज क्षतिग्रस्त थे और बीज में से टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके थे, यानी कि अगर बीज नहीं अंकुरित हो रहा तो इसका ये कारण बताया गया है कि जो है बीज क्षतिग्रस्त हो सकता है और बीच में टूटा हुआ भी हो सकता है, और या फिर उस पर कीड़े लग चुके हों, इसलिए वो बीज अंकुरित नहीं हुआ है। तो ये था बीजों के बारे में। और आगे चलते हैं, सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। सब्जियां, ये हमारी सब्जियां हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं।
अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा यानी कि लोहा आयरन जो है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि ब्लड कह सकते हैं और खून कह सकते हैं, रक्त कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा गुड़ और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में ही पाया जाता है। और आगे देखते हैं क्या है, यानी कि अब पढ़ेंगे जो बाहर से यानी कि विदेश से आने वाली सब्जियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और कहाँ से आई हैं कौन सी सब्जी। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये आया है साउथ अमेरिका से। गोभी, मटर यूरोप से आई हुई है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चाइना से यानी कि चीन से आई हुई है। तो ये थे हमारे कुछ जो भारत में उपयोग की जाने वाली सब्जियां हैं जिसका ये बीज जो है अलग अलग देशों से लाए गए थे और आज हमारे देश में इसका उपयोग हो रहा है। और आगे देखते हैं पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम फूल खाते हैं, पत्ती खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं या बीज खाते हैं। तो अलग अलग हैं, वो कौन कौन से उसको देखते हैं। तो जड़ ऐसे जिसकी हम जड़ खाते हैं तो मूली, गाजर, चुकंदर ये हम जड़ खाते हैं, यानी कि इसमें जो है पौधे की जड़ का उपयोग किया जाता है खाने के रूप में। और तना के रूप में आलू, प्याज, अदरक ये सब तना हैं जो खाए जाते हैं। आलू एक तना है, प्याज एक तना है, अदरक भी एक तना है। पत्ती के रूप में सेवन करते हैं धनिया, पत्ता गोभी, अरवी, पालक, कड़ी पत्ता ये इतनी चीज़ें हैं जिसको हम पत्ती के रूप में खाते हैं। और आगे देखते हैं क्या है बीज, यानी कि बीज खाते हैं तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान ये सब हमारे क्या हैं बीज हैं जिसको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अब फूल की बात करें तो फूल में सहजन, केला और कचनार इसकी सब्ज़ी यानी कि कचनार की सब्ज़ी ये सब खाते हैं और प्रसिद्ध भी है। फली खाते हैं मटर, यानी कि मटर के बीच में जो फली यानी कि रहता है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये थे कि हम पौधे का कौन सा हिस्सा खाते हैं किसका, इसके बारे में थी। अब पढ़ते हैं ग्रास यानी कि घास के बारे में पढ़ते हैं। घास घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इसे खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। यानी कि ये घास के बारे में थी जो हमारे कृषि में इसका मतलब कि कैसे रुपाई की जाती है खुरपी के द्वारा। और पढ़ते हैं जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं, जिससे मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे एक टिन जमीन बोलते हैं। यानी कि अगर एक टिन बीज बोया जाता है किसी मैदान में उसे एक टिन जमीन भी बोलते हैं, यानी कि उसकी तुलना में उसको बताया जाता है कि अगर एक टिन बोया जाएगा तो एक जमीन भी कहा जाएगा। ठीक है, एक टिन बीज तो एक टिन जमीन। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोराग कहते हैं, यानी जो झारखंड में ये कुड़ुक नाम की जनजाति आदिवासी रहते हैं, ये कृषि को जो है कृषि के द्वारा जंगलों को तोराग कहते हैं। ठीक है, जंगल को अपनी भाषा में तोराग कहते हैं। और क्या बात है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में राजस्थानीय खेती करने का रिवाज है। तो उत्तर पूर्वी में राजस्थानी खेती करने का रिवाज है। ठीक है, और क्या कुछ कृषि के बारे में है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगी और फसल कम होगी। यानी कि जो हम अपनी कृषि में इन खरपतवारों को निराते हैं इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे जो पोषक तत्व तो कृषि में दिए गए हैं हमारे पौधों को वो उनको आसानी से मिल पाए। नहीं तो अगर
खरपतवार ही ले लेंगे तो हमारा जो पौधा है यानी कि कृषि है खराब हो जाएगी। आगे देखते हैं कोकुट क्रोटोन। क्रोटोन पौधे के बारे में देखते हैं। क्रोटोन पौधा, इसके बारे में क्या है देखते हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार सिग्नल है, यानी कि ये मिट्टी की नमी को बताता है, दर्शाता है कि वह जो है मिट्टी में नमी कम हो रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर नमी नहीं रहेगी मिट्टी में तो सूख जाएगा पौधा, कोई भी पौधा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं, पौधों से ही संबंधित हैं। ये पौधों के लिए एक बहुत अहम भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहता है। यानी कि जो हमारी पत्तियां हरी होती हैं तो इसी क्लोरोफिल के कारण ही हमारी पत्तियां पौधे की हरी भरी होती हैं। ठीक है, और क्या है इसके बारे में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण, स्टोरेज करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जिसके वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और प्रकाश के द्वारा दोनों चीज़ मिला करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और क्या है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाते हैं। यानी कि उनका भोजन के रूप में ये आराम से संचित कर लेते हैं ऊर्जा को। अब आगे देखते हैं कुछ खेती के प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी खेती है और कैसे कहाँ पे की जाती है। तो झूम कृषि के बारे में, झूम खेती के बारे में पढ़ते हैं। झूम खेती एक तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यानी कि अगर झूम कृषि की बात की जाए तो एक कृषि करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और उसमें जो झाड़ी उग जाती है उसको क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसी में गिरा के उसको जला देते हैं, जिससे कि खाद के रूप में उपयोग हो जाती है। और क्या बात है, ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। यानी कि हल्का सा ही खुदा के वैसे ही उसमें बीज बोया जाता है। और फिर आगे क्या होता है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, और क्या बात है, हस्तांतरित खेती,
झूम खेती उत्तर पूर्व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं, यानी कि जो जनजात पहाड़ों में जंगलों में निवास करते हैं, इस प्रकार की खेती करने में वो अधिक सक्षम होते हैं। तो ये थी झूम कृषि के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और क्या त्रुटि हो रही है इसका भी सुझाव हमें दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।